Good evening, friends. Abhishek Sharma this side. I hope you all are doing good and your preparation for prelims is also going very well. So today we will start with question paper of year 2022. Okay, so 2021 we have already completed. Today we are starting with PYQs of 2022. In this video we will do only first 20 questions. Okay, so daily we will do 20 questions now on, because sometimes video gets too long. ओके तो आपको शायद इतना लंबा बैठ नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों, वैसे बैठना तो चाहिए. ठीक है, तो पेन एंड पेपर के साथ बैठिएगा प्लीज़ एज यूजुअल, एंड यू विल स्टॉप द वीडियो फॉर 5 to 10 seconds एंड थिंक इफ you were there in the examination hall, then which of the options you would have marked as correct option. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. रीड इट. Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following. ठीक है, देखो इसको हम कॉमन सेंस और ट्रिक से कर सकते हैं, जो आपको जैसे बताया था मैंने पहले, वर्ड डिकोडिंग मेथड. वर्ड डिकोडिंग, हियर वी विल यूज वर्ड डिकोडिंग प्लस नॉलेज. ठीक है, सी it's saying rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following institution. देखो focus on this word rapid. Rapid means fast, means you need fast financing, means in emergency kind of situation. ठीक है, emergency kind of situation. So which institution provide credit in emergency kind of situation? What is the emergency kind of situation? Balance of payment crisis. So in balance of payment crisis, which institute provides you the help? It is the IMF. It is the IMF. So IMF will be correct, क्योंकि जब इंडिया ने 1990 के करीब बीओपी क्राइसिस फेस किया था तो किसने हेल्प की थी? IMF ने. IMF गेव अस द लोन, और पाकिस्तान को तो लोन देता ही रहता है, पाकिस्तान तो हमेशा क्राइसिस फेस करता ही रहता है. तो दिस इज हाउ यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था हालांकि ये, लेकिन थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन हो सकता था. अब इस क्वेश्चन को समझिए, नीर और रीड पे ये क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन नंबर 2, रीड कीजिए पहले इसको पॉज करके वीडियो को. क्या दिक्कत हो रही है इसमें? हाँ, तो नीर और रीड पे ये क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिएगा. देखो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको नीर और रीड का कंसेप्ट पता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ये क्या बोल रहा है? एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज rate NIR indicates appreciation of rupee, increase in REER indicates improvement in trade competitiveness, increasing trend in domestic inflation related to the inflation other countries are likely to cause an increasing divergence between NIR and REER. देखो अब एक बात समझो आप, NIR that's nominal effective exchange rate is directly proportional to strength of the rupee, means strength of domestic currency. ठीक है, nominal effective exchange rate हाई होगा कब? जब हमारा रुपी अप्रिशिएट कर रहा होगा, रुपी स्ट्रांग होगा. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रुपी. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है नीर और रीर में? ये है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. और इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? डिफरेंस होता है इसमें इन्फ्लेशन का. एज यू माइट बी नोइंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल ग्रोथ रेट एंड रियल ग्रोथ रेट? इट इज ऑफ द इन्फ्लेशन. ठीक है, सेम कंसेप्ट इज यूज हियर. The difference between NIR and REER is of inflation. ठीक है, and one more thing, when you talk about the trade competitiveness, then you should be knowing that trade competitiveness is inversely proportional to strength of currency. यहाँ पे strength of rupee. When we were solving the 2022 paper, then I told you one concept, that if rupee इज डीवैल्यूएटिंग, नीचे जा रहा है, तो हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो रही थी? इंप्रूव कर रही थी. सो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द रुपी. अब यहाँ पे यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ रुपी, बट स्ट्रेंथ ऑफ रुपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीर एंड रीर. ठीक है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीर एंड रीर. ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये कह रहा है एन इंक्रीज इन नीर इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी.
कह रहा है इंक्रीज अगर नीड होगा इट विल शो एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, नो इट विल नॉट शो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे देखो नीर और रीर स्ट्रेंथ ऑफ रुपी के है, और जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ रुपी है वो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रुपी अगर डाउन जाएगा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऊपर जाएगी, तो नीर और रुपी जो हो गया वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव रेट है तो एप्रिसिएशन ऑफ रुपी को इंक्रीज कर रहा है, यस, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ रुपी, तो ये वाला ठीक हो जाएगा हमारा फर्स्ट। सेकंड, इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, नो इट इज शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रुपी बट इट इज स्ट्रेंथ ऑफ रुपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये वाला हो जाएगा गलत। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन अदर कंट्रीज रिलेटिवली कॉस्ट डाइवर्जेंस ऑफ रीर, ये देखो ठीक है, ये मैंने बताया था कि नीर और रीर में जो डिफरेंस आता है वो आता है इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू दी अदर इकोनॉमी, तो आपका नीर और री में डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब गैप बढ़ जाएगा, तो यही ये बोल रहा है। तो इसके हिसाब से सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट और थर्ड वाला ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखो ये प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है आपको कंसेप्ट तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है, तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपको इकोनॉमी करनी ही पड़ेगी। देखो लोग कहते हैं कि इन इकोनॉमी क्वेश्चन कम फ्रॉम मेनली फ्रॉम दी current affair, no, they do not come mainly from the current affair, they come mainly from the static part and some questions are from the current affair. Yes, current affair has good weightage but higher weightage on this for the static, that's why I am saying ki do static first, do static very well, because 75 to 80 questions are coming from the static, and even those questions remaining 20-25 questions which are coming from the current affairs, even in those questions some of the options can be eliminated based on your knowledge of the concept, knowledge of the static part, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको स्टैटिक करना पड़ेगा, इट इज स्टैटिक विच विल डिसाइड योर सक्सेस और फेलियर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, गांठ बांध लो इस चीज़ की। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, ओके, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो अब एक बार बताओ मेरे को, इन्फ्लेशन जो होता है, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, इट विल, तो वो इकोनॉमी में जो हमारी रुपी है उसको बढ़ाएगी या घटाएगी, उसके अमाउंट को उसको घटाएगी, तो क्या करेगी, जो रुपी होगा ना, मतलब जो रुपी होगा, मतलब रुपी की मतलब करेंसी जो होगी उसको कम करेगी, वैल्यू कम नहीं करेगी, उसके अमाउंट को कम करेगी, ठीक है। सो इट विल, आरबीआई विल सक दी मनी, जो मनी होगा उसको सक करेगी मार्केट से, कि कम से कम पैसा आदमी के हाथ में जाएगा, पैसा ज़्यादा जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सक्स द मनी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर परचेज करेगी आरबीआई तो क्या होगा, परचेज करेगी तो बदले में पैसे देगी तो पैसा तो बढ़ेगा ना, फिर क्या होगा, मनी विल इंक्रीज, तो मनी को इंक्रीज थोड़ी ना करना है, हमें तो मनी को डिक्रीज करना है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करेगा, गवर्नमेंट जो आरबीआई होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय नहीं करेगी, उन्हें सेल करेगी, ठीक है, पैसा अपने पास लेके आएगी, तो पहला वाला हो जाएगा कैंसिल, पहला वाला कैंसिल करते ही आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ से 2 और 3 विल बी द आंसर, ठीक है। ऐसे ही देखो, चलो ये ठीक है, पहले वाले से आप कर दो, बाकी तो आप खुद ही करके देख लेना, मतलब क्या ही मैं हर एक चीज़ का कंसेप्ट बताऊँगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वाला देखो ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन था फोर्थ वाला, ठीक है, तो प्योर करंट अफेयर बेसिस है, तो इसको भी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ, करंट अफेयर का प्योर क्वेश्चन है, G20 पे बेसिकली ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2022 का, क्योंकि G20 हुआ ही था 2023 में शायद, तो इसलिए ये G20 का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है इसका दोनों ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद, देखो पेरिस क्लब, एक काम कर लीजिएगा आप, व्हाट इज़ पेरिस क्लब, इसके पे रिसर्च कर लीजिएगा, 2 लाइन इस पर देख लीजिए कि पेरिस क्लब है क्या, ठीक है। बेसिकली ये इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो कि लोन वगैरह देते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, पेरिस क्लब का रिसर्च कर लीजिएगा। आपको रिसर्च तो बेसिकली हर एक स्टेटमेंट की करना ही चाहिए, अर्लियर भी आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग, यू शुड डू रिसर्च ईच एंड एवरी ऑप्शन गिवन इन दी यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर। अब देखो, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स,
इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। देखो बॉन्ड्स होते हैं जो हमारे, व्हाट हैपन्स ऑन बॉन्ड यू हैव सम कूपन रेट, कूपन रेट मीन्स interest that you will get on those bonds and price of the bond. suppose ₹100 का बॉन्ड है जो इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, यू परचेज द बॉन्ड ऑफ ₹100 एंड गवर्नमेंट सेज कि वी विल गिव यू 10% इंटरेस्ट रेट, जो कि कूपन रेट होता है पर एनम एवरी ईयर, एंड मेच्योरिटी पीरियड इज सपोज 5 ईयर, ठीक है, 5 साल इसकी मेच्योरिटी पीरियड। सो एवरी ईयर व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 10 रुपीज़ एवरी ईयर, ठीक है, यू विल गेट 10 रुपीज़ एवरी ईयर, ये फिक्स्ड रहता है कूपन रेट। लेकिन क्या होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है अगर, ठीक है, तो इस पर ये फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है अगर ये फिक्स है 10% और सपोज इन्फ्लेशन अगर पहुंच गया, इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया सपोज 15%, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो 100 रुपये है वो तो रिड्यूस कर जाएगा बाई ₹15, तो 85 रुपये बचेंगे सिर्फ, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका 15% और जो आपको मिल रहे हैं वो 10 रुपये मिल रहे हैं, तो 5 रुपये का तो घाटा हो गया आपको। तो फिर लोग ऐसे बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ये तो रिस्की हो जाएगा लोगों के लिए। तो क्या होता है कि इससे बचने के लिए होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन जो भी होगा, मान लो इन्फ्लेशन अगर मैं मान लेता हूँ कि 10% इन्फ्लेशन है, मान लेते हैं ये है इन्फ्लेशन, तो आपको ऐसा बोल देगा कि इन्फ्लेशन जितना भी रहेगा ना उससे 10% ऊपर हम आपको रिटर्न्स देंगे। तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड हो गया, आपने अपने बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दिया, उससे लिंक कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, ट्रू, ठीक है, सेकंड वाला ठीक होना चाहिए, इसमें सेकंड नहीं, उसको काट दो। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBS, दे कैन रिड्यूस अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो फिर कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट भी उसका कम किया जा सकता है, और कम कर दिया अगर तो गवर्नमेंट का जो मतलब जो बोरोइंग है बॉन्ड्स के थ्रू उसका रेट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इंडेक्स करोगे, व्हेन यू आर इंडेक्सिंग योर बॉन्ड विद द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी आप बढ़ाओगे, और अगर आपका इन्फ्लेशन घट रहा है मार्केट में तो उसका जो आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हो उसको कम करोगे, ठीक है। और अगर जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन हमारा कम चल रहा है तो बहुत चांसेस है कि उसकी बॉन्ड का जो कूपन रेट है उसको कम किया जाए, और कम किया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को मतलब जो वापस पैसा देना पड़ेगा हर साल बॉन्ड के वजह से वो भी कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को सस्ता पड़ जाएगा लोन, तो पहला वाला ठीक हो जाएगा यहाँ पे। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉन टैक्सेबल, नहीं भाई टैक्स की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला गलत है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो थर्ड वाला हो गया आपका कैंसिल, तो थर्ड वाला तो आपको बचेगा ये। देखो टैक्स का तो ऐसा एक कहा जाती है ना बात कि देर आर 2 थिंग्स वेरी मच सर्टेन इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू हैव टेकन वर्थ इन दिस वर्ल्ड देन 2 थिंग्स आर सर्टेन, वन इज़ द डेथ एंड अदर इज़ द टैक्स। एक दिन मरना है सबको, ये बात तय है, और दूसरा है कि टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स भरोगे, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, हो गया अपना 5th का हो गया फर्स्ट, और 6th पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जैसे फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स जैसे अमेजन वगैरह हो गए, तो उसको लेके कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन द एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एंड मार्केट प्लेसेज, नो, दे कैन नॉट सेल देयर ओन गुड्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कैंसिल होगा। देखो द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट वन इशू इज देयर, प्लीज नोट इट। अकॉर्डिंग टू UPSC दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट एज पर द गवर्नमेंट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भाई UPSC ने जो माना है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो UPSC के हिसाब से ये गलत है तो गलत है, ठीक है। तो एक आध गलती UPSC भी कर देता है, तो उसको देख लीजिएगा प्लीज़ आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। देखो इट इज़ अगेन कंसेप्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। व्हाट इज रियल सेक्टर, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। रियल सेक्टर मीन्स दो सेक्टर्स which are adding any real value to
इकॉनमी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, देयर इज सम रियल, दे आर एडिंग सम रियल वैल्यू टू द इकॉनमी। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या है भाई, गेहूँ चावल वगैरह उगाए तो दिख रहा है कि ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग में कार बस जो कुछ बना रहे हो वो दिख रहा है। सर्विसेज सेक्टर में भी हैं कुछ चीज़ें, जैसे हॉस्पिटलिटी वगैरह हो गया, खाना वगैरह बन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, सर्विसेज दे रहे हो दिख रहा है। एजुकेशन सेक्टर हो गया, यू आर लाइक गिविंग नॉलेज टू द पीपल, तो वो भी मतलब यू आर एडिंग समथिंग टू द इकॉनमी, जो कि रियल में कोई चीज़ है। इसमें क्या ये सारे रियल सेक्टर्स में आते हैं, लेकिन जो फिनेंशियल सेक्टर है ना, फिनेंशियल सेक्टर में कुछ चीज़ें हैं जो रियल में नहीं आती हैं, जैसे कि बैंक्स, बैंकिंग। अब बैंक में क्या है, मैंने अपना पैसा जमा किया, उसमें से ही उनने कुछ पैसा क्या किया, किसी को लोन दे दिया, उससे इंटरेस्ट रेट कमा लिया, तो उनका अपना क्या है यहाँ पे, क्या ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं वो। तो फिनेंशियल सेक्टर जो है ऐसी बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स की मतलब बॉन्ड्स स्पेकुलेशन मार्केट वगैरह होगी, वो भी कुछ ऐड नहीं कर रहे एज सच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रियल सेक्टर में नहीं आती हैं। ये कंसेप्चुअल मतलब क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स ऑलरेडी बता दिया, आएगा। टेक्सटाइल मिल्स आएगा। कॉमर्शियल बैंक्स पहले बता दिया, नहीं आता है। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मार्केट्स में नहीं आती है, तो 1 and 2 इसका ठीक होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, और क्लियरली ये स्टार्टिंग में आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू वर इन दी एग्जामिनेशन हॉल, इफ़ यू डोंट नो दिस क्वेश्चन, देन सिंपली स्किप, you need not to attempt all the questions ना। बताए 80 to 85 question you must attempt, like at least 85 question you should attempt. Which of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? See, this was current affair based question, ठीक है। indirect transfers, let me explain you the concept of what is indirect transfer. Suppose you might be knowing there was a cellular company earlier, its name was Hutch, ठीक है। इट वॉज फॉरन ओन्ड, सपोज इट वॉज यूके ओन्ड, इट वॉज डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। इट्स मेजॉरिटी बिजनेस वॉज इन इंडिया, सपोज, ओके। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इज सपोज 60% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट इट इज गोइंग टू यूके बिकॉज इट इज हेडक्वार्टर्ड इन यूके, एंड दिस कंपनी हच is selling, wants to sell its business to Vodafone, which is also foreign owned, suppose, ठीक है। मान लेते हैं कि इट इज़ ओन्ड बाई सपोज जर्मनी, सपोज इट्स नॉट ओन्ड बाई जर्मनी बट सपोज इट इज़ ओन्ड बाई जर्मनी। तो हच मेक्स अ डील विद द वोडाफोन हियर एंड सेल्स इट्स 100% शेयर्स टू वोडाफोन, एंड इट इज़ नॉट पेइंग एनी टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज इट इज सेइंग वी आर नॉट, we don't have headquarters in India, so we are headquartered in UK and this company is headquartered in Germany, so we have nothing to do with the government of India, we are not paying any tax. So this kind of transaction is known as indirect transfers, ठीक है। An Indian company investing in a foreign enterprise paying taxes to foreign country, no, it is not Indian company, to cancel. Foreign company investing in India and paying taxes to the country of his base on the profits arising of his interest, कुछ ठीक लग रहा है। An Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increases, no. A foreign company transfers shares and such shares drive the substantial value from assets located in India. This is the best answer, ठीक है। ये वाला है, ये तो ये वाला होता है, ये होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का कंसेप्ट, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर की बात हो रही है, यही मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था अभी, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। वन रिक्वेस्ट इज देयर, प्लीज़ इफ़ यू आर लाइक एंजॉइंग दिस वीडियो और आपके यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मिल रही है ट्रिक्स के साथ साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर टू एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। इससे हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका फ़ायदा बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है प्रॉपर, आज के क्वेश्चन ज़्यादातर नॉलेज बेस्ड ही हैं। इसके बाद पॉलिटी आएगा, वो भी नॉलेज बेस्ड ही है, ठीक है। वो तो आसान लगेगा आपको थोड़ा, कुछ क्वेश्चन लेकिन टफ होंगे वहाँ पे। 2022 में लॉ के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए गए थे, तो थोड़ा टफ पड़ सकता है आपको पॉलिटी, बट आई एम हियर, नो नीड टू वरी, ठीक है। हम हैं तो किस बात का गम है,
with reference to the expenditure made by an organization or company, which of the following statements is correct? Acquiring new technology is a capital expenditure. True. ट्रू भाई, जो आपने नई टेक्नोलॉजी कोई खरीदी और उस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप प्रोडक्शन करेंगे कैपिटल और उसमें प्रॉफिट कमाएंगे, तो क्या हो गया ये? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर while इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नो, डेट फाइनेंसिंग क्या मतलब? लोन लिया हमने, लोन पे हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो लोन पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, वो क्या हुआ? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना हुआ, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ. अगर लोन पूरे का पूरा वापस कर रहे हैं, मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करें, तो हो जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बी वाला हो जाएगा गलत. तो आपका आंसर इज 1 इज करेक्ट, क्योंकि वो करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट इसमें से कौन सा है. ठीक है, तो फर्स्ट वन ओनली इज करेक्ट. सो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. A share of the household financial savings goes towards government borrowings. Yes, देखो हमारी सेविंग्स हैं, हमने अपनी सेविंग्स बैंक में डाल दी. ठीक है, सेविंग अकाउंट में, या मान लीजिए पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया में डाल दी, वहाँ पे हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं. तो कह रहा है कि उसका कुछ भी जो पार्ट होता है ना, वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग. यस, इट गोज. क्यों? क्योंकि बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें जो बैंक है, बैंक भी उसमें इन्वेस्ट करता है, पोस्ट ऑफिस भी इन्वेस्ट करता है. तो ये सम पार्ट इज गोइंग देयर. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट. कह रहा है डेट सिक्योरिटीज इशूड एज द मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट. कह रहा जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, डेटेड सिक्योरिटीज़ मोर देन 1 ईयर हैविंग मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. ठीक है, वो डेटेड सिक्योरिटीज़ है, पढ़ लीजिएगा. इशूड एज अ मार्केट रेटेड रेट्स, dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. अगर गवर्नमेंट का जो डेट है उसका लार्ज पार्ट है ना, वो डेटेड सिक्योरिटीज से आता है. ट्रू. देखो, इट इज सेइंग लार्ज कंपोनेंट. एंड व्हाट, हाउ मच इज लार्ज? इट्स अ बिग लैंग्वेज. सो हियर यू कैन यूज योर कॉमन सेंस. इट्स यूजिंग बिग लैंग्वेज. मतलब ऐसे कह लो कि नो प्रिसाइज लैंग्वेज या ओपन लैंग्वेज. ओपन लैंग्वेज and open language gives you the scope to be correct. okay, अब मान लो कि अगर 25% भी होता है तो you can say 25% is large component. मैं तो कह दूंगा कि 20% is also large component. तो this is correct. It is giving you the scope to mark this question correct. So here both of them are correct. So C is the correct answer. Now come to the question number 11. अब पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. देखो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है वैसे पॉलिटी का, क्योंकि न्यूज़ में बहुत था उस समय. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो प्रशांत भूषण शायद नाम है उनका, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगा दिया था, उस समय की ये बात है. व्हाट सी, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ H.N. सान्याल कमेटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 was passed. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स. ट्रू. देखो ये स्टैटिक का पार्ट है एंड इट इज़ गिवन इन दी लक्ष्मीकांत ऑल्सो. ठीक है, स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर दिया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर है. एक बार आर्टिकल नंबर देख लीजिएगा. इट शुड बी, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट इट शुड बी 124 या फिर 128 या 129. एक बार देख लीजिएगा, और अगर आप देखो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और बच्चों को भी यहाँ से हेल्प हो जाएगी. प्लीज़ कमेंट इट. ठीक है, देखने के बाद अभी पॉज द वीडियो, अभी ये चेक कर लो कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच आर्टिकल नंबर कंटेम्प्ट पावर इज गिवन. सो कंटेम्प्ट पावर्स आर गिवन बट दे आर नॉट गिवन इन डिटेल, लाइक दे हैव नॉट एक्सप्लेन दैट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, देखो वही बात आ गई. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन, इट इज़ ओनली गिविंग द पावर. तो दिस वन इज इनकरेक्ट. जो ये डिफाइन किया गया है ना, इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसके अंडर ये डिफाइन किया गया है, बट इट्स नॉट डिफाइन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये वाला गलत हो जाएगा. देखो एक ट्रिक नोट कर लो, नोट ए ट्रिक, नेगेटिव साइड में कर लो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनरली नॉट डिफाइंस एनीथिंग. ठीक है, इट ओनली मेंशंस, इट डज नॉट डिफाइन.
एग्जाम्पल्स आर देयर, लाइक एग्जाम्पल्स इट हैज़ टॉक्ड अबाउट द माइनॉरिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड दिस रिलीजियस माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 30, 31, आर्टिकल नंबर 25 to 28, ठीक है, यहाँ पे सब ये है, मतलब माइनॉरिटी के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, बट हैज़ इट डिफाइंड माइनॉरिटी? नो, इट हैज़ नॉट डिफाइंड द माइनॉरिटी. इट आर्टिकल नंबर 17, इट इज़ अबाउट अनटचेबिलिटी. आर्टिकल नंबर 17 abolishes the untouchability in all its forms and manifestations. But what is untouchability? Has Constitution defined it? No, Constitution has not defined what is untouchability. So Constitution generally does not define the things. Okay, it only mentions the things. ठीक है, वरना तो इतना मोटा है और भी ज़्यादा मोटा हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और फिर क्या है कि मैनिफेस्टेशन चेंज भी होती रहती हैं, तो डेफिनेशन कैन नीड रिक्वायर चेंजेस ऑल्सो. वो तो खैर अमेंडमेंट्स में किया सकता था, लेकिन ठीक है, मतलब क्यों ही डिफाइन करना है जब लॉ बनाना ही है आपको उसके लिए. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनरली डज नॉट डिफाइन द थिंग्स. थिंग्स आर डिफाइंड अंडर द लॉ विच इज़ गिविंग इफेक्ट टू दोज प्रोविजंस. ये बस इतना याद रखो. तो अब देखो यहाँ से हमारा आंसर निकल रहा है क्या, अगर इतना तिगड़म करने के बाद में, कि फर्स्ट वाला अभी चलो छोड़ देते हैं, सेकंड वाला हमारा ठीक है और थर्ड वाला हमारा गलत है. तो थर्ड वाला गलत है, ठीक है, और सेकंड वाला ठीक है. अब यहाँ से अभी भी नहीं निकल रहा है. इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑफ कंटेम्प्ट. यस, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ. सिंपल. तो 1, 2 and 4 इज द करेक्ट. 1, 2 and 4 इज करेक्ट. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition of the advocate. भाई कॉमन सेंस लगाओ, आप एक कॉमन सेंस लगाओ, सिर्फ ये कॉमन सेंस बेस्ड है. हाउ इज इट पॉसिबल that government law officers and legal firms will be recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys will not be recognized? Why? अरे भाई corporate lawyers are also the lawyers ना, they are also the lawyers, and government law officers are also the lawyers. So how it is possible that government law officers will be recognized the advocates but not the corporate lawyers and patent attorneys? They will also be recognized as lawyers, because corporate lawyers भी हमारे जो होते हैं, they are also practicing in the same courts ना, they are also reading the laws made by the same parliament. ठीक है, all procedures are same, then why they will not be recognized? So they will also be recognized. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत. एंड देन बार काउंसिल के बारे में तो आपने पढ़ाई है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ कॉलेज. ठीक है, बार काउंसिल लॉ कॉलेज को ही मैनेज करता है बेसिकली, उसके पास ही सारी पावर है उसको रिकॉग्नाइज करने की और डी रिकॉग्नाइज करने की और उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की सारी पावर उसके पास ही है. इवन करिकुलम इज ऑल्सो डिसाइड बाय द बार काउंसिल. ठीक है, तो सेकंड वाला ये ठीक हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. ये तो भाई एकदम बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर भूल ही जाओ, मतलब कैसी चल रही है आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. नो, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा है. एंड व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी पावर ऑन इट. President does not have any power on it. No prior permission. No prior permission of president is needed. President cannot veto this bill. President इस बिल को veto भी नहीं कर सकता. ठीक है, तो a bill amending the constitution requires prior recommendation of president. No, when a constitution amendment bill is presented to president, it is obligatory for the president to give his assent. Yes, क्योंकि उसमें मैंने बताया वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते. देखो फर्स्ट और सेकंड से हो रहा है क्या, फर्स्ट वाला जिसमें है काट दो, इतने से ही हो जा रहा है. लो ठीक है. ये देखो एक बार इसको मैं समझा देता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग. ट्रू, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है. एंड अंडर विच आर्टिकल ज्वाइंट सिटिंग इज देयर? कैन यू टेल मी अंडर विच आर्टिकल ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन इज देयर? If you know, then please put it in comment section. मैं भी तो देखूँ कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी. और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कहाँ पे, UPPCS ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है प्रीलिम्स में. ठीक है, तो बताओ कौन से आर्टिकल के अंडर ये ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है. कमेंट कीजिएगा ध्यान से. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स.
कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, नो नो। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्लासीफाइज द मिनिस्टर्स, नो, ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है और कैबिनेट बोलता है, इट डज नॉट क्लासीफाई कि व्हाट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर, सो इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, इट इज़ इनकरेक्ट। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लोकसभा, यस ट्रू। व्हाट वाज द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बताओ, व्हाट वाज द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज रिलेटिंग टू द साइज ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसने बोला था कि the size should be limited to 15%, 15% of what, total number of members in the लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोच लेना कि लोकसभा प्लस राज्यसभा को जोड़ के उसने 15% है, नो, इट इज 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली, लोकसभा ओनली, ठीक है। तो सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, तो इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है, 14th का बी, 14th का बी। आ जाते हैं 15 पे। Which of the following is are the exclusive powers of the Lok Sabha, means these powers are only with the Lok Sabha, not with the Rajya Sabha. To ratify the declaration of emergency, राज्यसभा के पास भी पावर है ना, स्टैटिक का क्वेश्चन है तो ये गलत हो जाएगा। To pass a motion of non confidence against the council of minister, yes, only Lok Sabha can remove the government, only Lok Sabha has power to bring the no confidence motion against the council of ministers. Why? क्यों है ऐसा, क्यों? क्योंकि लोकसभा इज द इलेक्टेड हाउस, लोकसभा इज द इलेक्टेड हाउस। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू, बोलो क्या है, रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो कोई भी इम्पीच कर सकता है दोनों में से, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टैटिक है भाई सीधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन स्टैटिक, इट इज़ अबाउट द किसके रिगार्डिंग है, हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। देखो यहाँ पे कर दिया गेम उसने आपके साथ, सीधा वर्ड कैन नॉट ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे है कैन ज्वाइन। नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन ओनली विद इन 6 months। अगर जिससे भी नॉमिनेटेड बंदा है, जिसे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, उससे सिर्फ 6 महीने का समय है। अगर उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है 6 महीने में डिसाइड करके ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये हो गया गलत। और एक बात मैं और आपको एडिशनल बता दूं कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर है ना, वो कभी ज्वाइन नहीं कर सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और किया तो ही कैन बी चार्ज अंडर शेड्यूल 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। देन नेक्स्ट है इसका, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन केस। ट्रू, ऐसा कोई टाइम फ्रेम दिया ही नहीं है ना। ये तो पूरी बहस चल रही है कि लोकसभा स्पीकर is not acting autonomously and he is not neutral regarding the issues of the anti defection law। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर मतलब अपोजिशन वालों के खिलाफ लगाया जाता है, जिनने रूलिंग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर वो एक्ट करते ही नहीं है। दे सिट ऑन दैट मतलब एप्लीकेशन गिवन बाय द अपोजिशन। तो यही तो इशू है कि भाई ये कहा जा रहा है कि ये जो पावर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, उसको हटा के प्रेसिडेंट को दे दिया जाए एंड प्रेसिडेंट शुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब कितने दिनों के अंदर अंदर उन्हें एक्ट करना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो ये ठीक है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, ठीक है, विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, ठीक है। तो दूसरा वाला ठीक है और पहला वाला गलत है, तो इसका हमारा सेकंड वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन आई एम सेइंग कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई अगर इशू है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो एक बात समझो, कॉमन सेंस और नॉलेज दोनों लगाओ यहाँ पे, कॉमन सेंस प्लस नॉलेज। देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है, एंड इट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अंडर विच आर्टिकल सॉलिसिटर जनरल,
अंडर विच आर्टिकल सॉलिसिटर जनरल इज मेंशनड? सॉलिसिटर जनरल इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जब मेंशन ही नहीं किया है तो हाउ ही कैन ज्वाइन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट? ही कैन नॉट ज्वाइन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. ओनली अटॉर्नी जनरल other than the MPs and ministers can participate in the meetings of the parliament. देखो अटॉर्नी जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोट नहीं देगा. सॉलिसिटर जनरल जो है वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है, तो स्टेटमेंट हो गया गलत ये. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन when government which appoints him resigns. नो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट ऑन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडियाज अपॉइंटमेंट रिमूवल. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. वो गवर्नमेंट पे डिसाइड करता है. ठीक है. तो ये भी एक लूप होल आप कह सकते हो, यह कह लो कि अच्छी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है गवर्नमेंट को. ठीक है. उसमें कुछ लिखे ही नहीं है कि अटॉर्नी जनरल की क्या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं. और ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही कैन बी रिमूव्ड, ये भी मेंशन नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली मेंशंस अबाउट द अटॉर्नी जनरल बट डज नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ हिम हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल. तो इसमें अपना पहला सही है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तो अपना डी हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है. रिट्स से आया है सीधे. आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल नंबर 32. ठीक है. यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 32. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सैड कि विदाउट आर्टिकल नंबर 32 द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नलिटी. बिकॉज दिस इज द आर्टिकल ना विच इज प्रोटेक्टिंग ऑल योर फंडामेंटल राइट्स. अगर यही नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है, और जिसको प्रोटेक्ट करने का जिस चीज़ का कोई तरीका नहीं है उनका ना होना और ना होना बराबर है. दैट्स व्हाई ही सेड विदाउट दिस आर्टिकल नंबर 32 द होल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नलिटी, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जीरो हो जाएगा. ठीक है. ये भी एक बात है, आ सकता है कभी, याद रखिएगा इन बातों को. विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड by the courts in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is interested. No भाई देखो mandamus will not lie against a private organization unless it is interested with the public duty. True. क्योंकि देखो habeas corpus ही एक ऐसी है जो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट लाई जा सकती है, बाकी तो ला ही नहीं जा सकती. ठीक है. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. True. क्योंकि ये सिर्फ दो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के और लोगों के अगेंस्ट आती है, एक पब्लिक ऑफिशियल के और एक इन्फीरियर कोर्ट्स मतलब लोअर कोर्ट्स. ठीक है. तो ये वाला भी सही है. यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ को वांटो. ठीक. तो इसमें तीनों ठीक है. ठीक है. पढ़ लीजिएगा, सीधे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट जस्ट बाय रिट्स. पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं रिट्स के, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा रिट्स को बहुत अच्छी तरीके से. रिट्स को विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ठीक है. स्कीम से पूछ लिया ये क्वेश्चन क्योंकि न्यूज़ में बहुत थी स्कीम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये नॉलेज बेस्ड भी और थोड़ा कॉमन सेंस भी इसमें लग जाएगा. इसमें कह रहा है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडोप्ट, मतलब मैंडेटरी बोल रहा है कि पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स मस्ट अडोप्ट इट, मतलब इट मस्ट गेट एनपेनल्ड. नो, इट्स वॉलंटरी. भाई मेरा हॉस्पिटल है, मैं नहीं चाहता कि भाई आपकी स्कीम के अंडर मैं एनरोल करूं. ठीक है. तो कोई वॉलंटरी, इट्स वॉलंटरी, यू कैन नॉट फोर्स मी. ठीक है. बिकॉज बिजनेस करना मेरा एक फंडामेंटल राइट भी, अगर आपको पता हो. ठीक है. तो ये वाला गलत हो जाएगा फर्स्ट, और फर्स्ट गलत अगर हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3 ओनली. सेकंड वाला बता देता हूँ. एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड. अगेन शुड का मतलब मैंडेटरी. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट. नो. क्यों? इसमें डिजिटल हेल्थ आईडी बनती है, आपको पता होना चाहिए. डिजिटल हेल्थ आईडी मेरी मर्जी में नहीं बनाना चाहता अपनी डिजिटल हेल्थ आईडी, मैं नहीं शेयर करना चाहता अपना डेटा. एंड यू नो कि राइट टू प्राइवेसी में फंडामेंटल राइट, तो फोर्स तो कर ही नहीं सकते. तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा. और थर्ड वाला ठीक है. इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री. यस, इट हैज़ द पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री. विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर. देखो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये डिप्टी स्पीकर की जो बात है लोकसभा की, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि लोकसभा डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भरी नहीं गई थी और अभी भी नहीं भरी गई है.
ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-10 साल हो गए पोस्ट ही खाली पड़ी है डिप्टी स्पीकर की। यू शुड नोट डिप्टी स्पीकर इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल नंबर 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ स्पीकर as well as deputy speaker of Lok Sabha are mentioned under article number 93 of the constitution. Article number 93 talks about speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. So as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. ठीक है, देखो स्टैटिक है, पता होना चाहिए आपको, फिर मैं बता देता हूँ थोड़ी चीज़ें इसमें। जो डिप्टी स्पीकर है उसके इलेक्शन की डेट क्या होगी वो स्पीकर फिक्स करता है, ये सही बात है। और जो स्पीकर है उसकी डेट कौन फिक्स करता है इलेक्शन की? उसकी करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर अ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। नो, देयर इज नो सच मैंडेटरी प्रोविजन। डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्टी से हो सकता है, इलेक्शन होता है उसका प्रॉपर, लेकिन क्या है कि जनरली इट्स अ कन्वेंशन की दिस सीट इज़ यूजुअली गिवन टू दी अपोजिशन पार्टी, की थोड़ा हारमोनी बनी रहे, सौहार्द बना रहे पार्लियामेंट में, कि चलो स्पीकर हमारा है, ऐसा करते हैं डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से बना देते हैं, ऐसा जनरली होता है। लेकिन ये रूल भी ब्रेक किया गया है कई बार। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा आपका और पहला वाला ठीक हो जाएगा। तो 1 and 3 आपका, तो 1 and 3 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ 1 and 3 यहाँ से हो जाएगा। और फोर्थ वाला द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर दैट मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर। नो, इट इज़ नॉट दो दिस। सो इसका आंसर जो अपना है अपना, ये कौन सा क्वेश्चन है 2020 का अपना हो गया 1 and 3 वाला। ठीक है, तो ये टुडे वी हैव फिनिश द फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ द 2022। और प्लीज़ अपनी सजेशन बताइएगा एंड टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ऐसा ही एवरी पेपर वी विल डू इन 5 days। ठीक है, और इसी तरीके से 2022, 23, 24 और 25 दीज 4 वी हैव टू कंप्लीट। अगर टाइम मिलेगा तो और भी पीछे भी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उनको हम आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे बैठ के। तो ये 4 पेपर हैं और 4 हर एक में 4 दिन लगेंगे, तो मान लो कि 4 दिन क्या 5 दिन लगेंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, हाँ तो 20 दिन में ये हम कर लेंगे कवर। ठीक है, तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका जवाब प्लीज़ अंदर कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि पता भी तो पड़े कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन देख रहा है इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, बाय बाय।